हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो सिस्टम बना हुआ है इंडिया में, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट कैसे उसमें अपना इंटरवेंट करता है, गवर्नमेंट अपना कैसे रोल प्ले करता है और क्यों करता है, ये सब हम इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में क्या कौन सी चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत सारी चैलेंजेस जो है इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट एंटिटीज है, डिफरेंट लोग हैं, उनको जो है इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो वो चैलेंजेस क्या क्या है पहले उसको जान लेते हैं, तब हम बात करेंगे गवर्नमेंट किस तरह से उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आता है वो ये है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में जो मिडिल मैन है वो एक बड़ा लंबा चेन उसका होता है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ मिडिलमैन होते हैं। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन मार्केट प्लेस होता है कि वहाँ पे बहुत सारे की माल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जिससे कि फार्मर्स को नेट इनकम में नुकसान होता है, उनके प्रॉफिट में कमी आती है। उसके अलावा लो मार्केटेबल सरप्लस भी हैं। किसानों के पास उतना सरप्लस नहीं होता है कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेच पाए, बिकॉज ऑफ लो या स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज की वजह से। इंडिया में आप जानते हो कि मोर देन 65 प्लस जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनकी वजह से उनका पास बार्गेनिंग पावर नहीं हो पाता है। एक रीजन ये भी है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो पेरिसेबल नेचर होती है, वो बल्कि नेचर होती है, और कंपेयर कंपेरेटिव टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स का नेचर अलग होता है, जिसकी वजह से उनकी मार्केटिंग में समस्याएं आती है। उसके अलावा लॉन्ग चेन ऑफ मिडिलमैन है, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज का भी एक अपना समस्या बना रहता है। तो ये जो है कुछ समस्याएं थी। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है उसमें एक बड़ा फ्लक्चुएशन होता है हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे और नॉर्मल डेज के समय पे जो है उसमें एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। कभी प्राइसेस बहुत हाई चले जाते हैं ऑफ सीजन में, और कभी बहुत ज़्यादा लो आ जाते हैं पीक सीजन में, हार्वेस्ट सीजन में। तो वो भी फार्मर्स को एक चैलेंज के रूप में देखना पड़ता है। फार्मर्स डू नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एट देयर ओन लेवल। जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स में किसान, इंडस्ट्रियल गुड्स में जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनीज है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद तय करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के केस में ऐसा नहीं है। किसान अपने खुद के लेवल पे अपना प्रोड्यूस का जो है प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता है। उसका एक रीज़न ये भी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में जो कुछ कमोडिटीज़ है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आती है, जिनका प्राइस जो है अपने मनमाने ढंग से प्राइस जो है नहीं बढ़ाया जा सकता, नहीं फिक्स किया जा सकता। तो ये चीज़ एक जो है चैलेंज है। इसके अलावा लेग ऑफ ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं भी हैं। हाई मार्केटिंग कॉस्ट है क्योंकि मल्टीपल मार्केट चार्जेस होते हैं, उसमें बहुत सारी मार्केटिंग प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो फार्मर्स होता है वो इमीडिएट सेल करता है जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग। वो भी एक कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का बर्डन रहता है, जिसको आप डिस्ट्रेस सेल भी बोलते हैं। तो डिस्ट्रेस सेल या फोर्स सेल जो है वो भी एक चैलेंज है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, और जिसकी वजह से किसान क्या है कि गांव में ही जो है प्रोड्यूस को अपने जो लोकल ट्रेडर्स है उसको बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको दाम कम मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बैकग्राउंड में हमने जाना कि कुछ चैलेंजेस जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में किसानों को, गवर्नमेंट को, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर को, इनको जो है फेस करना पड़ता है। कंज्यूमर्स के लेवल पे भी दिक्कत है कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, जबकि रेट जो है ज़्यादा देना पड़ता है। तो
क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस लाना ये भी एक चैलेंज है। तो देख लेते हैं गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करती है इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट जो है मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस which have to operate the marketing machinery. In addition to individuals, corporate and cooperatives and government institutes are operating in the field of agricultural marketing. They basically perform one or more than one marketing functions. कहने का क्या मतलब है, जो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो मार्केट से जुड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है, वो बिग कॉर्पोरेट प्लेयर भी होते हैं, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, कुछ छोटे ट्रेडर्स भी होते हैं, कुछ छोटी फर्म्स भी होती है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस भी होती है, जैसे नाफेड है, ट्राईफेड है, ठीक है, एफसीआई है। ये ऑल आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इससे एफसीआई स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोक्योरमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो दे आर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस अक्रॉस द मार्केटिंग चेन। इसके अलावा दो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द मार्केटिंग सिस्टम। लोगों की भलाई के लिए, कंज्यूमर के फायदे के लिए, किसानों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट जो है अपना इंटरवेन करता है, अपना रोल प्ले करता है, अपना इंटरफेरेंस आप बोल सकते हो वो करता है। और ये इंटरवेंशन ये किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरत पड़े तो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, जरूरत पड़े तो कम स्ट्रिक्ट हो सकता है। और इस तरह से जो डिफेक्ट्स और मार्केट प्रैक्टिसेस सिस्टम में है उनको कंट्रोल करने का, उनको स्टॉप करने की कोशिश गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली जो बुराइयां हैं सिस्टम में उसको खत्म करने की कोशिश करती है, उसके लिए रोल प्ले करती है, और जो किसान है उनको उचित दाम दिलाने के लिए कोशिश करती है, और जो कंज्यूमर है उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले सस्ता रेट पे, ये चीजें जो है प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट रोल प्ले करता है। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कैसे कर सकता है, गवर्नमेंट अपना रोल कैसे कैसे प्ले कर सकता है। भाई गवर्नमेंट जैसे क्या कर सकता है कि कुछ ऐसा पॉलिसीज बना दे, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दे कि अ, उसको जो वॉयलेट करेगा, जो उसको ब्रेक करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। और ये क्यों करता है, रूल्स रेगुलेशन ये पॉलिसीज क्यों बनाता है, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द स्मॉल ट्रेडर्स, सो दैट दे कैन फ्रीली इंटरेक्ट इन द मार्केट प्लेस। अब ये रूल्स रेगुलेशन बनाने से क्या होता है कि ये ट्रेडर्स पे बैरियर लगाते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको लाइसेंसिंग के लिए मजबूर करते हैं। मार्केट रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरा हो सकता है कि प्रमोशनल एक्टिविटीज का रोल भी प्ले कर सकता है गवर्नमेंट, जिससे स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटी, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इन सब के लिए गवर्नमेंट जो है प्रमोट करता है कि भाई कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग को यूटिलाइज किया जाए, कोऑपरेटिव क्रेडिट की बात करता है गवर्नमेंट, उसको प्रमोट करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बेहतर हो, ग्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइसेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का कि फार्मर्स को उचित मूल्य मिले, इसलिए वो फार्मर्स के लिए प्राइस को मिनिमम फिक्स कर देता है, जिसको आप एमएसपी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं, इश्यू प्राइसेस हो गए हैं, शुगर केन के केस में जो है स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस हो गया। These are the measures to protect the farmers, consumers, and the system of the agriculture market, basically. Or this is influencing the supply and demand by export, import, internal procurement, distribute, etc. तो ये हमने इस तरह का इंटरवेंशन गवर्नमेंट करता है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है किस किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या क्या काम करता है, हम वन बाय वन यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है DMI। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिए इसके बारे में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, जैसे JRF हुआ और BHU हुआ,
इनके एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये 1935 में इसको स्टार्ट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका बेसिकली काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो देश की एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उनको इम्प्लीमेंट करने का ये काम करता है। इट मेंटेन्स ए क्लोज लाइजनिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल, देखिए, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और ओवरऑल पॉलिसीज मेकिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो दोनों के बीच में गेम एक एक लाइजनिंग का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो जो डीएमआई होता है उसका सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर बोला जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये डीएमआई का हेड ऑफिस वो फरीदाबाद हरियाणा में है। ये क्वेश्चन बनता है, इसका हेड कौन होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और एक और है कि सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? ये नागपुर में है, जो कि डीएमआई के अंतर्गत ही काम करता है। अब फंक्शन ऑफ डीएमआई की बात कर लेते हैं कि डीएमआई जो है वो क्या क्या काम करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम डीएमआई करता है, जैसे रेंडरिंग एडवाइजेस ऑन रेगुलेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता है रेगुलेशन बनाने के लिए, कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाने के लिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज उसको अपनी सेवाएं देता है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोड्यूस, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग को प्रमोट करता है ना, उस एक्ट के तहत। उसके अलावा जो है प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक स्कीम है जिसको प्रमोट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, MRIN, ये भी एक स्कीम है जिसको ये इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक स्कीम है ISMM की, सब स्कीम बोल सकते हो, तो उसमें भी हेल्प करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और भी रिफॉर्म्स लाने के लिए और भी उपाय करता है। किसी भी तरह का जरूरत पड़े, उस पर रिसर्च करने की जरूरत पड़े, ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, तो उसमें ये रिफॉर्म्स लाता है। उसके अलावा मार्केटिंग एक्सटेंशन पे काम करता है, फॉर एडुकेटिंग द फार्मर्स ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर, सबको एडुकेट करने का काम करता है। मार्केट सर्विस कंडक्ट करता है, पब्लिकेशन ऑफ जर्नल करता है, ताकि सही इंफॉर्मेशन स्टॉक होल्डर्स के पास पहुंचे। अब बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाफेड। नाफेड जो है बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहा है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में, अक्टूबर 1958 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाफेड क्या है? तो नाफेड जो है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, उसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के विकास के लिए ही काम करता है। तो नाफेड का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज में। ऑब्जेक्टिव नाफेड की बात करें तो नाफेड का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट, डेवलप marketing, processing and storage of agriculture, horticulture and forest product. So much wide range of area of activities we can say that एग्रीकल्चर में भी काम करता है, हॉर्टिकल्चर में भी काम करता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में काम करता है, मार्केटिंग में काम करता है, प्रोसेसिंग में भी काम करता है, स्टोरेज में भी काम करता है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नाफेड। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, इम्प्लीमेंटेशन, अदर इनपुट्स,
टू फार्मर्स फॉर द फार्मर्स वेलफेयर। इसके अलावा टू अंडरटेक इंटरस्टेट ट्रेड, import export trade, to act as a technical advisor in agricultural production for the promotion purpose, also to work for members, partner, associates, cooperative marketing, processing, supply societies in India। बहुत लोग इसके मेंबर है, बहुत लोगों के लिए काम करता है। अब इसके मेजर रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज में डील करता है। ये ट्रेडिंग भी करता है, ये प्रोसेसिंग भी करता है, ये मार्केटिंग भी करता है, ये कम्युनिकेशन में भी डील करता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है, इंटरस्टेट ट्रेड भी करता है, सेल एंड सप्लाई ऑफ मार्केटिंग ऑफ सीड फर्टिलाइजर उसमें भी काम करता है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट पे भी काम करता है, कंसल्टेंसी भी देता है, डेयरी में भी काम करता है। कहने का मतलब कि ये बहुत सारे सेक्टर में काम करता है और इसको एज ए वेयर हाउस मैन भी बोला जाता है, क्योंकि ये गोडाउन्स एंड कोल्ड स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है, इसलिए इसको वेयर हाउस मैन भी बोला जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाता है, कंस्ट्रक्ट स्टोरेज यूनिट्स फॉर स्टोरिंग वेरियस कमोडिटीज एंड गुड्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये आप अच्छे से एक बार बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इतना वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है कि आपको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आप क्या करेंगे, वन बाय वन इसके नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, सो दैट कि बिफोर गोइंग इन एग्जामिनेशन हॉल यू कैन रिवाइज एट योर लेवल। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है CSCP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत बड़ा लेवल है पे काम करता है, अपेक्स लेवल पे काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल रहता है। तो CSCP वाज सेटअप इन 1965, ठीक है, और एज ए डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Basically, it is an expert body that recommend minimum support prices by taking into consideration various factors। जो MSP है उसको रिकमेंड कौन करता है? CSCP करता है। और CSCP किस पे आधार पे करता है? बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पे करता है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन देखा जाता है, महंगाई देखा जाता है, और वहाँ का जो है किस तरह के फार्मर्स है, वो सब चीजें देख के उसको करता है। उसके अलावा CSCP जो है इनिशियली जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के नाम पे ही, APC के नाम पे ये चलता था, लेकिन बाद में 1985 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बन गया। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, नाफेड का भी था और इसका भी नई दिल्ली में है। और ये जो है बेसिकली रिकमेंड करता है MSP ऑफ नोटिफाइड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स टू कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA। उसको ये अपना रिकमेंडेशन भेजता है, फिर वो गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस करवाता है। ये क्वेश्चन बनता है एज ए स्टूडेंट, आप इसको देखिए कि कौन रिकमेंड करता है? CSCP। किसके लिए करता है? जो नोटिफाइड क्रॉप्स होती है 26 या जो भी है उसके लिए करता है, और खरीफ और रबी दोनों को मिला के करता है। और किसको अपना रिपोर्ट भेजता है, अपनी रिकमेंडेशन भेजता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? To recommend the MSP to motivate farmers to adopt the latest technology in order to optimize the use of resources and increase the productivity. So CSCP currently recommended MSP for 23 commodities, which include 7 grains, 5 pulses, 7 oilseeds and 4 commercial crops। देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 23 कमोडिटीज को लिए वो MSP रिकमेंड करता है, जिसमें 5 जो है वो ग्रेन्स है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, शायद बारले भी है। ऐसे करके 7 जो है वो है, तो आप उसके बाद देख लीजिएगा। 5 पल्सेज है, 7 ऑयल सीड्स है, इन 4 कमर्शियल क्रॉप्स, उसके लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही रिकमेंड करता है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था?
1966 और 67 में फॉर द वीट इन वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम पे 1967 में। उस टाइम पे वीट इतना प्रोड्यूस हो गया था कि हद से ज्यादा। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उनको एश्योर किया कि भाई आपको मिनिमम प्राइस हम देंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम डिप्लेटिंग द प्रॉफिट एंड हाउएवर इट इज सजेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रिकमेंडेशन है, सजेशन है, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, पर गवर्नमेंट ऐसा बोलता है। और इसीलिए जो है हमारे जो किसान है वो भी जो आंदोलन किए थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, वो इसीलिए होते हैं कि वो कह रहे थे कि इसको लीगलाइज करिए, इसको कानून बनाइए कि हमको इतना में खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज द CSCP concept or CSCP institutions, and another टॉपिक इज स्टेट ट्रेडिंग, जिसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इसको वहां से जाके देख सकते हैं। और ये भी जो है गवर्नमेंट का ही एक बॉडी है जो काम करता है फॉर द पीपल और थ्रू द वेरियस गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल फर्म्स टू सप्लाई द एसेंशियल कमोडिटीज टू पीपल। लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई प्रॉपर हो, उसके लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बना हुआ है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है वो स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करता है क्रॉप्स का और वो लोगों के लिए सप्लाई इंश्योर करता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, दो तरह का होता है, पार्शियल स्टेट ट्रेडिंग और कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग। पार्शियल स्टेट ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन को या फर्म्स को बोला जाता है मार्केटिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए, जबकि कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग में गवर्नमेंट सारा काम खुद करता है। ठीक है, जैसा कि वीट और राइस के केस में हुआ था 1972 में। तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स है, बुक्स, आप इस बुक्स के थ्रू जाके पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या जाना, हम तो हमने ये जाना कि गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या काम है, कैसे रोल प्ले करता है, किस तरह करता है, किस इंटरवेंशन के माध्यम से करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाया है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाया है, और कौन कौन से प्राइसेस फिक्स किए हैं, प्राइसिंग पॉलिसी बनाई है, जिससे कि किसानों को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके और मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए, देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस के साथ। नमस्कार।